Everyone, I am Himanshu Bharti and you are watching Still Studying YouTube channel. Today we are going to learn chapter 10 of class 7 science respiration in organisms. So without wasting any more time, let's start our video. So each cell of an organism perform a function like nutrition, transport, excretion and reproduction. For this purpose it need energy. मतलब हम जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सारे सेल्स मतलब फंक्शंस करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन का फंक्शन करते हैं, ट्रांसपोर्ट मतलब कि इधर से उधर न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का, ब्लड्स को सर्कुलेट करने का, एक्सक्रीशन का, रिप्रोडक्शन का, ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस करते हैं सब ऑर्गेनिजम्स के, जिसके लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है। आवर फूड इज स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो हमारा खाना होता है उसमें एनर्जी स्टोर होता है, जो कि रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज किया जाता है। ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच, मतलब ब्रीथिंग यानी कि सांस लेना एक ऐसा प्रोसेस है ड्यूरिंग विच जिसमें वी ब्रीथ in air having oxygen and we breathe out air rich in कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कि हम हवा को इनहेल यानी ब्रीथ करते हैं, मतलब अंदर लेते हैं जो हवा ऑक्सीजन, जिस हवा में ज़्यादा ऑक्सीजन हो, और जो हम ब्रीथ आउट करते हैं यानी कि जो सांस जो खींचने के बाद जो छोड़ते हैं सांस, उसमें उस एयर में सबसे ज़्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। The air rich in oxygen is transported to all parts of the body। मतलब जिस एयर में ज़्यादा ऑक्सीजन होता है वो हमारे पूरे पार्ट्स के हमारे पूरे बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल, और सारे सेल्स के पास भी। दिस ऑक्सीजन इज़ यूटिलाइज्ड बाय द सेल फॉर रेस्पिरेशन। जो ये जो ऑक्सीजन होता है वो सारे सेल्स के द्वारा यूज किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा खाना को ब्रेक डाउन किया जाए, मतलब तोड़ा जाए, और वो जो तोड़ने का प्रक्रिया हो वो सेल्स के अंदर हो, जिससे कि एनर्जी उत्पन्न हो, मतलब जिससे एनर्जी निकले, उसी को सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं अब वो बताया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। जो रेस्पिरेशन होता है उसको प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, इन दोनों टाइप्स में उसको क्लासिफाइड किया गया है, मतलब बांटा गया है। पहला एरोबिक, दूसरा एनारोबिक, दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला एरोबिक, व्हेन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज होता है फूड, जब उसको तोड़ा जाता है ऑक्सीजन के हेल्प से, तो इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में खाना यानी कि ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन के हेल्प से। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वाटर और एनर्जी। Aerobic respiration takes place in mitochondria. It can be shown in the following equation। यहाँ पे इक्वेशन भी दिया गया है। ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। Aerobic respiration is seen in most of the organisms such as humans, man, dogs, cats, lions, elephants, cows, buffaloes, goats, earthworm, frog, etc.
तो इन सारे ऑर्गेनिजम्स में एरोबिक रेस्पिरेशन देखा गया है और ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। अब एन एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में लिखा हुआ है, व्हेन अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब कि ग्लूकोज जब तोड़ा जाता है बिना ऑक्सीजन के हेल्प से तो उसी को एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। द ग्लूकोज इज नॉट completely broken down into carbon dioxide and water, and intermediate compound is formed with release of less amount of energy during this process। मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि इसमें ग्लूकोज यानी कि जो फूड होता है वो अच्छे से नहीं टूटता है, मतलब ब्रोकन डाउन। CO2 में अच्छे से नहीं टूटता है और वाटर भी प्रोड्यूस अच्छे से नहीं होता है। एन इंटरमीडिएट कंपाउंड इज फॉर्म्ड विथ रिलीज ऑफ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि इसमें एनर्जी भी लेस निकलती है, बहुत कम एनर्जी मिलता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान इट कैन बी शोन एज फ्लोज। यहाँ पे उसका इक्वेशन दिया हुआ है, ग्लूकोज इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, यानी कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अल्कोहल में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रोकन होता है और फिर एनर्जी भी रिलीज होता है। तो ये थे इसके इक्वेशन। यस्ट सच एज सैक्रोमाइस कैरवेसिया एंड सर्टेन बैक्टीरिया कैरी आउट एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो यस्ट होता है वो भी एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का यूज़ करता है। दीज ऑर्गेनिजम्स दैट कैरी आउट रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड एनारोब्स। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन के हेल्प से अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं करते हैं उन्हें एनारोब्स कहते हैं। येस्ट इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। मतलब येस्ट होता है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, उसके 10, 12, 15 ऐसे सेल्स नहीं होते हैं, बस एक ही होता है सेल। ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो इस प्रोसेस के दौरान येस्ट प्रोड्यूस एंथनॉल और अल्कोहल। तो इस प्रोसेस के दौरान जो येस्ट होता है वो अल्कोहल या फिर एंथनॉल प्रोड्यूस करता है एज अ बाई प्रोडक्ट विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग वाइन एंड बियर। मतलब जिसके द्वारा वाइन या फिर बियर बनाया जाता है। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय येस्ट इज नॉट द इज यूज्ड इन द ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है येस्ट के द्वारा उसको ब्रेड इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है ब्रेड बनाने के लिए। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस केजेस द ब्रेड डॉ एंड डॉ टू राइस। मतलब इस प्रोसेस से जो CO2 निकलता है उससे ब्रेड का जो आटा होता है वो अच्छे से हो जाता है, अच्छे से बनता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो मसल्स में होता है वो, आगे बताया जा रहा है देखिए। यूजुअली एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमंस but under certain conditions anaerobic respiration may also occur in our muscles for a short time। मतलब ऐसे तो ह्यूमंस में एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ कारणों की वजह से जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो भी हमारे मसल्स में हो जाता है थोड़ी देर के लिए, ड्यू टू टेम्पररी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के कमी की वजह से। व्हेन वी परफॉर्म हैवी एक्सरसाइज लाइक रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, वेट लिफ्टिंग। तो ऐसे एक्सरसाइजेस जब हम करते हैं, दौड़ना, साइकिलिंग करना, वॉकिंग यानी चलना, वेट लिफ्टिंग भारी चीज़ें उठाना, तो इस समय वी रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस टाइम पे हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट आवर मसल सेल्स परफॉर्म एनारोबिकली। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा, एनर्जी का रिक्वायरमेंट जो होता है उसको पूरा करने के लिए हमारे सेल्स
एनर्बिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करता है। रेस्पिरेशन वही तो था। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द ग्लूकोज और फूड in the muscle cells is partially broken down in the absence of oxygen to form lactic acid and some extra energy is released। तो इस प्रोसेस में जो ग्लूकोज या फिर फूड होता है वो मसल सेल्स के द्वारा आधा अधूरा तोड़ जाता है और फिर वो जो तोड़ा जाता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस यानी कि अनुपस्थिति में ऑक्सीजन के बिना हेल्प लिए होता है लैक्टिक एसिड बनाने के लिए और थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करने के लिए। दी फॉलोइंग इक्वेशन शोज द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वो है हमारे शरीर में जो होता है वो क्या कहते हैं उसको, एनर्बिक रेस्पिरेशन मसल्स में, उसी का इक्वेशन दिया हुआ है। ग्लूकोज फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ग्लूकोज हमारा जो फूड होता है उसको ब्रोकन किया जाता है बिना ऑक्सीजन के हेल्प से, जिससे कि लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज होता है। दिस hours these hours because this occurs because during vigorous physical activity the utilization of oxygen occurs at a faster rate in the muscles that can be supplied by the blood। मतलब कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रेट में चाहिए होता है हमको मसल्स के लिए, जो कि ब्लड के द्वारा सप्लाई होता है। When the lactic acid produced during anaerobic respiration, जब लैक्टिक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा बनता है, gets accumulated in muscles, जो कि मसल्स में ही रह जाता है। इट केजेज मसल क्रैम्प्स, जिसकी वजह से मसल्स के क्रैम्प्स आते हैं, दुखने लगता है हमारा मसल क्रैम्प कैन बी रिलीव्ड बाई टेकिंग अ हॉट वाटर बाथ और मसाज। मतलब कि जो मसल में क्रैम्प्स आ जाते हैं तो उसको ठीक करने के लिए हमें गर्म पानी से नहाना पड़ेगा या फिर मसाज कराना होगा तो ही वो ठीक होता है। दिस इम्प्रूव्स द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू द मसल सेल्स इंक्रीजेज। तो इससे हॉट बाथ या फिर मसाज से क्या होगा कि जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो और अच्छे से होगा और ऑक्सीजन भी सारे मसल सेल्स में अच्छे से जाएगा। The increased supply of oxygen result in the complete broken down of lactic acid into carbon dioxide and water। तो इससे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन पूरे मसल के सेल्स में जा रहा है उससे लैक्टिक एसिड फिर से अच्छे से कंप्लीट ब्रोकन डाउन हो जाएगा किसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, जिससे कि हमें मसल क्रैम्प से छुटकारा मिल जाएगा। ब्रीथिंग, इट इज़ द प्रोसेस इन विच air rich in oxygen is taken inside and air rich in carbon dioxide is given out। तो एक ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि ऐसा हवा जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन हो वो लिया जाता है, अंदर सांस लिया जाता है, और ऐसा हवा छोड़ा जाता है जिसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के द्वारा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के हेल्प से, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते क्या हैं, तो नसल कैविटी हो गया, नॉस्ट्रिल्स हो गए, फिर इधर फुट पाइप हो गया, सॉरी विंड पाइप हो गया, फिर यहाँ पे लंग्स, फिर डायफ्राम, ये सारे होते हैं। थर्स ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स विच टेक प्लेस अल्टरनेटली। यहाँ पे 2 स्टेप्स हैं जो कि ब्रीथिंग के टाइम पे इन्वॉल्व होते हैं, जो अल्टरनेटली काम करते हैं। मतलब पहले इनहेलेशन होगा फिर एक्सहेलेशन होगा। तो इनहेलेशन के बारे में, टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू आवर बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। मतलब जो भी हवा हम लेते हैं अगर उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होगी तो उसे इनहेलेशन कहेंगे। गिविंग आउट ऑफ एयर rich in carbon dioxide from our body to the external environment is called exhalation। मतलब exhalation क्या होता है,
एक्सेलेशन मतलब हवा जो हम छोड़ते हैं उसमें अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा जो हमारे बॉडी से निकलता है बाहर एटमॉस्फेयर में या फिर इन्वायरमेंट में, जो हम हवा छोड़ते हैं उसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसी को क्या कहते हैं, एक्सेलेशन। द एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और पेरेंट। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है जिसको हमें टीचर या फिर पेरेंट की निगरानी में ही करना है। क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट वॉच, मतलब अपना मुंह और नाक बंद कर लेना है और घड़ी को देखना है। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड ब्रीथ, मतलब टाइम देखना है कि कितनी देर आप सांस को रोक सकते हैं। वी विल सून स्टार्ट फीलिंग अनईजी एंड कैन नॉट होल्ड आवर ब्रीथ फॉर इवन 1 मिनट, मतलब हम 1 मिनट के लिए भी अपना सांस नहीं रोक पाएंगे, हमें अनईजी सा फील होगा, मतलब अंदर से घबराहट सा होगा और हम अपने नाक को छोड़ देंगे। ब्रीदिंग रेट क्या होता है? The number of times a person breathe in a minute is termed as breathing rate, मतलब एक आदमी 1 मिनट में जितनी बार सांस को लेगा छोड़ेगा उसी को ब्रीदिंग रेट कहते हैं। An adult human being can inhale and exhale 15 to 18 times in a minute, मतलब जो एडल्ट आदमी होता है, वयस्क आदमी, वो 1 मिनट में 15 से 18 बार ब्रीथ करता है। इट इज़ द एवरेज ब्रीथिंग रेट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग, मतलब ये एवरेज ब्रीथिंग रेट होता है एडल्ट ह्यूमन बीइंग का। दी ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन इज़ नॉट ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब जो ब्रीदिंग का रेट होता है किसी भी इंसान का, वो किसी भी इंसान हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो कांस्टेंट नहीं होता है। इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, मतलब ये चेंज होते रहता है हमारे शरीर के द्वारा जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसी के हिसाब से। ब्रीदिंग रेट इज़ द समवॉट फास्टर इन ह्यूमन देन इन मैन, मतलब एंड इन चिल्ड्रन। तो ब्रीदिंग रेट जो होता है ना, वो ब्रीदिंग रेट फास्टर इन, मतलब वुमेन और वुमेन का जो ब्रीदिंग रेट होता है वो मैन या फिर चिल्ड्रन से ज़्यादा फास्ट होता है। इट इज़ हायर 20 to 30 टाइम्स पर मिनट देन एडल्ट्स, मतलब एडल्ट्स में जितना ब्रीथिंग रेट होता है उससे पता है कितना ज़्यादा होता है, 20 या फिर 30 मतलब टाइम्स पर मिनट, ये इतना होता है किसी वुमेन का ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट इज़ स्लोवेस्ट वाइल स्लीपिंग, हम जब सोते हैं तो ये ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाता है। एज लेस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, मतलब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। वाइल मैक्सिमम ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज लाइक रनिंग, वेट लिफ्टिंग एट्सेट्रा, मतलब हम जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि रनिंग हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, ये सब एक्सरसाइज जब हम करेंगे हैवी एक्सरसाइज तो हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा। मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, मतलब ऐसे समय में हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए मैक्सिमम हो जाता है ब्रीथिंग रेट। इंक्रीज ब्रीदिंग रेट प्रोवाइड्स अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एयर एंट्री इनटू द लंग्स। इससे क्या होगा कि जो ब्रीदिंग रेट बढ़ा है उससे ज़्यादा एयर हमारे लंग्स में जाएगा। हैंस ब्लड कैन ऑब्जॉर्व ऑक्सीजन एट अ फास्टर रेट, जिससे कि हमारा जो ब्लड है उसको ऑक्सीजन ज़्यादा मतलब स्पीड में मिलेगा। फास्टर ब्रीदिंग फास्टर ब्रीदिंग supplies more oxygen to the blood body cells for producing more energy required for heavy exercise। तो ब्लड के द्वारा सारे सेल्स में ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो फास्टर हो जाएगा, मतलब सर्कुलेट होने लगेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे सेल्स के पास ट्रांसपोर्ट होने लगेगा, जिससे कि ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा जो कि हैवी एक्सरसाइज के लिए चाहिए। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज टू 25 टाइम्स पर मिनट। हैवी एक्सरसाइज के टाइम 25 टाइम्स पर मिनट के हिसाब से हमारा ब्रीदिंग रेट हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस फूड गेट्स ब्रोकन एट अ फास्टर रेट एंड दस मेक अस फील हंग्री, जिसकी वजह से जो फूड है वो और स्पीड में
ब्रोकन डाउन होने लगता है और हमें जल्दी भूख लग जाती है। व्हेन वी फील ड्रॉजी, स्लीपी और टायर्ड वी यॉन, मतलब जब हमें नींद आता है, हमें स्लीपी सा फील होता है तो हम यॉन यानी कि जम्हाई लेते हैं। डैट इज ओपन आवर माउथ वाइड टू टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ ऑफ एयर। मतलब इसमें क्या होता है कि हमारा यौन का मतलब क्या होता है, हमारा मुंह खुलना और डीप ब्रीथ लेना मुंह के द्वारा, एयर मतलब अंदर लेना। बिकॉज आवर ब्रीथिंग रेट स्लोज डाउन एंड द बॉडी डज नॉट रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा शरीर है उसमें ब्रीथिंग रेट स्लो हो जाता है और हमें ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसीलिए हम यौन करते हैं यानी जम्भाई लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या होता है? द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। इन सारे पॉइंट्स के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म होता है वो कैसे काम करता है। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स, मतलब ऐसे नॉर्मली तो हम अपने नॉस्ट्रिल से हवा को लेते हैं। When we inhale air, it passes through our nostrils into the nasal cavity. Nostrils के द्वारा जो हवा है वो नसल कैविटी में पहुंचता है। From the nasal cavity, the air reaches our lungs through the windpipe. तो नसल कैविटी से जो हवा है वो लंग्स में जाता है विंड पाइप के रास्ते से। लंग्स आर प्रेजेंट इन दी चेस्ट कैविटी। जो लंग्स होते हैं वो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, मतलब होते हैं चेस्ट कैविटी के अंदर। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स, मतलब साइड से जो ये कैविटी है वो रिब्स से ढका होता है। रिब्स आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में क्या होता है। अ लार्ज मस्कुलर सीट डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, मतलब लंग्स के नीचे जस्ट नीचे एक मस्कुलर सीट होता है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं, जिससे कि फ्लोर बनता है लंग्स के नीचे, या फिर चेस्ट कैविटी का फ्लोर बन जाता है डायफ्राम की वजह से। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग सॉरी यहाँ पे डबल हो गया है। तो आगे स्मोकिंग यानी सिगरेट पीना। लंग्स आर वेरी डेलिकेट organs and essential for breathing, thus keeping us alive। तो जो लंग्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिससे कि हम जिंदा रह सकते हैं। स्मोकिंग टबैको in the form of बीड़ी, सिगरेट और cigar damage our lungs gradually and causes ill health। तो जो स्मोकिंग है, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू को जो पिया जाता है बीड़ी के माध्यम से या फिर सिगरेट के, तो उससे हमारे लंग्स बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, जिससे कि हमें बीमारी हो सकती है। While smoking smoke along with chemical present in tobacco enters our body। जो सिगरेट पिया जाता है तो उस समय क्या होता है कि जो धुआं है वो केमिकल धुआं और जो केमिकल है तंबाकू में वो सब मिलके हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। दिस केमिकल प्रेजेंट इन तंबाकू डैमेज द लंग्स इन मेनी वेज लाइक ब्रीथिंग बिकम्स डिफिकल्ट, केसेस लंग कैंसर। तो इससे क्या होता है कि जो तंबाकू है ना वो तंबाकू में जो केमिकल्स हैं उससे हमारे लंग्स बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। उससे क्या होता है कि बहुत सारे परेशानियां होती हैं सांस लेने में। अगर परेशानी होगी तो लंग का कैंसर हो जाएगा, हार्ट का डिजीजेस हो जाएगा अगर सांस लेने में दिक्कत आएगी तो। इसीलिए स्मोकिंग को मना किया गया है। स्मोकिंग ऑल्सो अफेक्ट्स पीपल अराउंड स्मोकर्स, मतलब कोई भी अगर सिगरेट पी रहा है तो उसके आसपास के लोगों को भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। एज दे ऑल्सो इनहेल एयर कंटेनिंग तम्बाकू, क्योंकि वो भी एयर को इनहेल कर रहे हैं जो कि तम्बाकू से भरा हुआ है। तम्बाकू दिस इज कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग। जो आसपास के लोग हैं वो पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, मतलब उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में एयर है
वो गंदा हो गया स्मोकिंग के चलते, अगर उसको हम इनहेल कर रहे हैं तो उसको हम पैसिव स्मोकिंग कहेंगे। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड रिब केज। जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म होता है तो उसमें डायफ्राम और रिब केज इन्वॉल्व होते हैं मूवमेंट के लिए। द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग कैन बी डिस्कस्ड एज फ्लोज, यानी कि नीचे दिया हुआ है कि ब्रीथिंग के प्रोसेस में क्या क्या होता है। ब्रीथिंग इन और इनहेलेशन, मतलब सांस लेने में क्या क्या होता है हमारे बॉडी में, वो दिया हुआ है। व्हेन वी ब्रीथ एयर इन और इनहेल, मतलब जब हम हवा को अंदर लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं, टू प्रोसेसेस ऑकर टुगेदर, मतलब साथ में दो प्रोसेस होते हैं, एक ही साथ दो प्रोसेसेस होते हैं अंदर। That is, the muscles between rib cage contract causing the rib cage to move upward and outward। जो मसल्स होते हैं दोनों रिब्स के बीच में वो कॉन्स्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब फैलते हैं, जिससे कि रिब केज भी मूव करता है ऊपर की ओर और फूलता है। While the diaphragm contracts and move downwards, और उस समय क्या होता है कि जो डायफ्राम होता है वो नीचे की ओर जाने लगता है। These upward and downward movement of rib cage and diaphragm respectively increases the space in chest cavity and make it larger। तो इससे क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है डायफ्राम में और रिब केज में, उससे क्या होता है कि जो चेस्ट कैविटी है उसमें ज़्यादा स्पेस हो जाता है। एज द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर, जिससे कि जो चेस्ट कैविटी है वो बड़ा हो जाता है, और जब चेस्ट कैविटी बड़ा होता है तो इट सक्स एयर फ्रॉम outside the lungs and lungs get filled up with air and expand। तो उससे क्या होता है कि हवा से ऑक्सीजन ले लिया जाता है, हवा ले लिया जाता है अंदर लंग्स में, और लंग्स पूरे भर जाते हैं एयर से, और एक्सपेंड मतलब होता है फैलना, फैल जाते हैं। ब्रीथिंग आउट और एक्सलेशन, तो उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। ब्रीदिंग आउट और एक्सलेशन, सांस छोड़ना या फिर एक्सलेशन का प्रोसेस। व्हेन वी ब्रीथ एयर आउट, जब हम सांस को छोड़ते हैं, और एक्सेल मतलब सांस छोड़ते हैं या फिर एक्सेल करते हैं, द रिवर्स प्रोसेस टेक्स प्लेस, मतलब सेम ही चीज़ रिवर्स हो जाता है। दैट इज द मसल्स ऑफ द रिब्स रिलीज केजिंग द रिब केज मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। तो इससे क्या होता है, जो मसल्स हैं रिब्स के मसल्स हैं, रिब्स हैं, वो क्या होता है कि डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर और अंदर सिकुड़ने लगते हैं। द डायफ्राम रिलीजेस एंड मूव्स अपवर्ड, जो डायफ्राम नीचे की ओर गया हुआ होता है वो अब ऊपर की ओर मूव करने लगता है। द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब केज एंड upward movement of diaphragm decreases the space in our chest cavity। इससे क्या होता है कि जो स्पेस है हमारे चेस्ट कैविटी में वो कम होने लगता है। एंड मेक इट स्मॉलर, जिससे कि हमारे लंग्स हैं वो छोटे हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। व्हेन द चेस्ट कैविटी बिकम स्मॉलर, जब चेस्ट कैविटी छोटा होता है, द एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स, मतलब जो लंग्स में हवा होती है वो बाहर निकल जाती है, बाहर निकाली जाती है इस प्रोसेस के द्वारा। अब आगे दिया हुआ है स्नीजिंग, यानी कि जो हम छींकते हैं वो क्यों होता है। द एयर वी इनहेल कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स लाइक स्मोक, डस्ट, पॉलन etc। जो हम हवा इनहेल करते हैं उसमें बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, अनचाहे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि धुआं, डस्ट, ये सारे। तो देयर पार्टिकल्स आर एलर्जेंस, ये एलर्जी मतलब एलर्जेंस होते हैं ये जो पार्टिकल्स होते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन, सांस लेने के प्रोसेस पे। दिस पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन द हेयर प्रेजेंट इन आवर नसल कैविटी, जो ये डस्ट पार्टिकल्स है या फिर जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे नसल कैविटी में जो हेयर होता है उसी में ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। दे कैज इरिटेशन इन द लाइनिंग ऑफ नसल कैविटी, और कोई कोई जो होते हैं ना वो यहाँ पे हेयर में ट्रैप नहीं होते हैं, वो अंदर चले जाते हैं, जिससे कि जो हमारा नसल कैविटी का लाइनिंग है उसमें इरिटेशन पैदा होता है,
और हम छींकते हैं। They cause irritation in the lining of nasal cavity as a result of which we sneeze। मतलब एज ए रिजल्ट यानी कि जिसकी वजह से हम छींकते हैं। स्नीजिंग एक्सपेल द फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर सो डैट डस्ट फ्री। तो जो स्नीजिंग है मतलब जो हम छींकते हैं उससे जो फॉरेन यानी कि जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं जिनका कोई ज़रूरत नहीं था वो बाहर निकल जाते हैं, जिससे कि जो हमारा इनहेल्ड एयर है वो डस्ट फ्री हो जाता है। क्लीन एयर में इंटर इनटू द लंग्स, जिससे कि जो क्लीन हवा है वो हमारे लंग्स में चला जाता है। वी शुड टेक केयर वाइल स्नीजिंग in that we must cover our nose so that foreign particles expelled during in sneezing may not be inhaled by another person nearby us। तो हमें छींकते वक्त ध्यान रखना होता है कि जो हमारा नाक है वो कपड़े से ढका हो या फिर ढका हुआ हो किसी भी चीज़ से, जिससे कि जो हमारा छींकने के टाइम पे जो पार्टिकल्स निकले हैं वो किसी और के नाक में या फिर नसल कैविटी के द्वारा इनहेल ना हो। तो इनहेल एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताया गया है कि जो हवा हम लेते हैं या फिर छोड़ते हैं उसमें कौन कौन से गैसेस होते हैं। द एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। जो मिक्सचर यानी कि एयर में जो मिक्सचर है आपने पढ़ा ही होगा कि उसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर होता है और भी बहुत सारे गैसेस होते हैं, इन सब का मिक्सचर होता है। तो द डिफरेंसेस बिटवीन इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर is that the inhaled air contains more oxygen while exhaled air contains more carbon dioxide। तो ये पता कैसे चलेगा कि जो हम हवा ले रहे हैं उसमें क्या ज़्यादा प्रेजेंट है और क्या कम। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं, शायद इसमें दिया नहीं दिया हुआ है इसमें, हम बताते हैं आपको। जो लाइम वाटर है उसको तो आपने पढ़ा होगा कि जब लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो उसका कलर मिल्की हो जाता है, मतलब मिल्की दूध की तरह रंग हो जाता है उसका। तो आप लाइम वाटर में अगर फूंक मारेंगे ना पाइप लेके, पहले उसको ढक देना है फिर उसमें छेद करना है, जिस चीज़ से आपने ढका है उसमें छेद करके अगर पाइप से स्ट्रॉ से अगर आप फूंक मारते हैं तो लगता है वो मिल्की कलर में चेंज होने लगता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो एक्सेल एयर है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो देखिए, द डिफरेंस बिटवीन इनहेल एयर एंड एक्सेल एयर इज दैट इनहेल एयर कंटेन्स मोर ऑक्सीजन। तो इनहेल एयर में और एक्सेल एयर में क्या डिफरेंस है। तो जो इनहेल एयर है मतलब जो हम हवा अंदर ले रहे हैं उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन है, और जो एक्सेल एयर है मतलब जो भी हवा हम छोड़ रहे हैं उसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। बिसाइड्स दी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दी एयर ऑल्सो कंटेन्स मोर वाटर वेपर। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से हट के जो हवा है उसमें ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। एक्सेल्ड एयर कंटेन्स मोर वाटर वेपर देन दी इनहेल्ड एयर। मतलब जो हवा हम छोड़ते हैं उसमें ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट होता है अगर हम कंपेयर करें उसको इनहेल्ड एयर से। तो दी एयर विच वी इनहेल मतलब जो हवा हम लेते हैं और एंड एक्सेल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर्स। जो हवा हम ले रहे हैं या फिर छोड़ रहे हैं वो मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, यानी कि गैसेस का मिश्रण है और वाटर वेपर्स का भी। द इनहेल्ड एयर इज रिच इन ऑक्सीजन वाइल एक्सेल्ड एयर इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेम ही लिखा हुआ है, इसके पहले भी जो लिखा हुआ था कि जो हवा हम लेते हैं वो उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होता है और जो हवा हम छोड़ते हैं उसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। द percentage of oxygen and carbon dioxide in inhaled and exhaled air can be shown as flows। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हवा हम लेते हैं उसमें इनहेल एयर में कितना क्या होता है और एक्सेल एयर में कितना होता है। देखिए यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है वो
और परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज, दोनों का परसेंटेज दिया हुआ है। जो इनहेल एयर होता है उसमें 21% होता है ऑक्सीजन और 0.04% होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और जो हवा हम छोड़ते हैं मतलब एक्सेल्ड एयर, उसमें 16.4 ऑक्सीजन होता है और 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये था परसेंटेज, आपके बुक में भी सेम ही दिया होगा। ब्रीथिंग इन अदर ऑर्गेनिजम्स, मतलब अलग अलग और भी जो एनिमल्स हैं उनमें ब्रीथिंग कैसे होता है। डिफरेंट एनिमल्स पोजेस डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, मतलब हवा छोड़ने लेने के लिए। तो एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायंस, काउज, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स हैव लंग्स, मतलब जो एलिफेंट्स होते हैं, शेर होते हैं, काऊ वगैरह वगैरह, तो इन सब में क्या होता है कि लंग्स होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जगह पे, मतलब के तौर पे। दी इन दियर चेस्ट कैविटीज, मतलब चेस्ट कैविटी में, जैसा कि ह्यूमंस में होता है फॉर रेस्पिरेशन के लिए। दी स्मॉलर एनिमल्स लाइक कॉकरोचेस, अर्थवर्म, फिशेस, एंड्स एंड मस्क्यूटोज डू नॉट हैव लंग्स। जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना एनिमल्स, तो उनमें कॉकरोचेस हो गए, अर्थवर्म हो गए, फिशेस मछलियाँ, एंड्स चींटियाँ और मस्क्यूटोज, इनमें लंग्स नहीं होते हैं। देयरफॉर रेस्पिरेशन इन दीज एनिमल्स टेक प्लेस बाय अदर मीन्स, मतलब इसीलिए क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें रेस्पिरेशन अलग प्रकार से होता है। कॉकरोच में कैसे होता है वो लिखा हुआ है। इंसेक्ट लाइक कॉकरोच, ग्रास हॉपर etc हैव टाइनी होल्स ऑन द साइड्स ऑफ देयर बॉडी। जो कॉकरोच होते हैं या फिर ग्रास हॉपर एट्सेट्रा, ऐसा इंसेक्ट्स में क्या होता है कि इनके शरीर पे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसको हम स्पेरिकल्स कहते हैं। दी स्पेरिकल्स ऑन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया। ये जो छेद होता है वो कनेक्ट होता है ट्रैकिया से। ट्रैकिया क्या होता है, एयर का ट्यूब होता है, जैसे हमारा विंड पाइप है वैसे इन लोगों में पूरे शरीर में ट्रैकिया सिस्टम होता है। तो विच स्प्रेड्स इनटू द होल बॉडी, वो पूरे इनके पूरे शरीर में ये होता है, स्प्रेड होता है, जैसे मतलब पूरा इनके शरीर में हर ऑर्गन के पास अंदर ही अंदर गया होता है। वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, यहाँ पे मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मतलब गैसेस एक्सचेंज होते रहते हैं। एयर रिच इन ऑक्सीजन, यानी कि जो एयर ऑक्सीजन में है, सॉरी ऑक्सीजन जो एयर में है वो इनके स्पेरिकल्स के द्वारा इनके ट्रैकिया के ट्यूब में जाता है, डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यू एंड रीचेस एवरी सेल ऑफ बॉडी, मतलब जो अंदर जाता है ट्यूब्स के द्वारा और फिर उनके सारे शरीर में मूव करता है। और शरीर में जो जितने भी सेल होते हैं उनको O2 देता है, यानी कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। सिमिलरली CO2 फ्रॉम दी सेल्स एंटर इनटू ट्रैकिया ट्यूब्स एंड मूव आउट थ्रू स्पेरिकल्स। तो फिर उधर से कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ट्यूब्स में भरा जाता है, फिर बाहर छोड़ दिया जाता है स्पेरिकल्स के द्वारा। ऐसा ही होता है उनमें। द ब्लड इन दीज एनिमल्स डू नॉट कंटेन हेमोग्लोबिन। तो इन जो एनिमल्स हैं इनमें इनके ब्लड में हेमोग्लोबिन नहीं होता है। एंड इज़ नॉट रेड इन कलर, और इनका खून भी लाल रंग का नहीं होता है। दे कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन इन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब ये अपने शरीर के सब पार्ट्स में ऑक्सीजन नहीं रख पाते हैं, नहीं रख सकते हैं। देयरफॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर टेक्स प्लेस थ्रू दी स्पेरिकल्स इन दीज ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए क्या होता है कि इनके शरीर में जो एयर का ट्रांसपोर्टेशन है वो स्पेरिकल्स के द्वारा होता है। द ट्रैकियल सिस्टम और स्पेरिकल्स आर ओनली सीन इन इंसेक्ट्स, मतलब जो ये ट्रैकियल सिस्टम होता है या फिर स्पेरिकल्स होते हैं वो बस इंसेक्ट्स में ही दिखते हैं, नॉट इन अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, और किसी ग्रुप के
एनिमल्स के किसी भी और ग्रुप में नहीं मिलता है। और अर्थवर्म के बारे में लिखा गया है, अर्थवर्म एंड लीचेस ऑब्जर्व द atmospheric oxygen through their moist and slimy skin because gases can easily pass through the moist and slimy skin। अब अर्थवर्म के बारे में बताया गया है जो कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अपने मॉइस्ट यानी कि नमी वाले और स्लीमी स्किन से हवा को लेते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं। बिकॉज गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू द मॉइस्ट एंड स्लीमी स्किन, क्योंकि जो हवा है वो इनके शरीर से बहुत ही आसानी से, इनके शरीर बोल रहा हूँ मैं, इनके मॉइस्ट और स्लीमी स्किन से आराम से पास कर सकता है। दे ऑब्जॉर्व द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन थ्रू द मॉइस्ट स्किन एंड ट्रांसपोर्ट इट थ्रू द ब्लड टू ऑल द सेल्स। इससे जो ये ऑक्सीजन लेते हैं उसको अपने मॉइस्ट स्किन से ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड्स में, और ब्लड्स सारे सेल्स में। अब है मेंढक के बारे में। फ्रॉग लाइक ह्यूमन possesses a pair of lungs, but when they are in water they breathe through their moist and slippery skin। तो फ्रॉग होता है, उसमें भी सेम ह्यूमन के जैसे लंग्स होते हैं, लेकिन जब वो पानी में होता है तो वो अपने मॉइस्ट और स्लिपरी स्किन से रेस्पिरेशन करता है। व्हेन दे आर ऑन लैंड, जब वो भूमि पर होते हैं, दे ब्रीथ थ्रू देयर नॉस्ट्रिल्स एंड अ पेयर ऑफ लंग्स। तो वो जब ज़मीन पे होते हैं तो वो अपने नाक से, नॉस्ट्रिल से और लंग्स यानी कि फेफड़ों से सांस लेते हैं। इनके पास दोनों सिस्टम है। ब्रीथिंग अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर कैसे सांस लेते हैं। देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर, मतलब ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। दे डू ऑल्सो ब्रीथ अंडर वाटर, वो पानी के अंदर ब्रीथ करते हैं। सम ऑफ देम गिवन बिलो, उनके बारे में कुछ नीचे दिया हुआ है। फिश मछलियाँ, फिशेस आर दी एक्वेटिक एनिमल्स, जो मछलियाँ हैं वो पानी में रहने वाले जीव हैं। एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन वाटर, जो कि पानी में रहते हैं। दीज हैव अ स्पेशल ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग कॉल्ड गिल्स, इनके पास गलफड़ होते हैं जिसको इंग्लिश में गिल्स कहते हैं। दी ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इंटर्स थ्रू द गिल्स, जो पानी होता है वो उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो इनके गिल्स के द्वारा, इनके गिल्स में वो इनके गिल्स में इंटर करता है। गिल्स आर एक्चुअली दी प्रोजेक्शन ऑफ स्किन एंड हैव अ ब्लड वेसल्स। तो जो इनका गिल्स होता है, फेफड़ा सॉरी गलफड़, तो उसमें जो ऑक्सीजन इंटर करता है वो इनका जो गिल्स होता है ना, वो स्किन का ही एक तो पार्ट होता है जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो जिससे कि जिसमें रेस्पिरेटरी गैसेस के लिए ब्लड वेसल्स हैं, तो जो पानी वो लेंगी अंदर, उसमें जो ऑक्सीजन है वो इस जो ब्लड वेसल्स हैं उनके द्वारा एक मतलब अंदर ले लिए जाएंगे। द ब्रीसेस ब्रीथ बाय टेकिंग इन वाटर थ्रू इट्स माउथ, मतलब वो मुंह से पानी को लेते हैं अंदर और एंड सेंडिंग इट ओवर द गिल्स, और गिल्स के पास भेज देते हैं। दी ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज एक्सट्रैक्टेड बाय द गिल्स, मतलब जो ऑक्सीजन है वो गिल्स के द्वारा ले लिया जाएगा पानी में। एंड द एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन इज ऑब्जॉर्व बाय द ब्लड, मतलब जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के द्वारा ऑब्जॉर्व कर लिया जाएगा। दिस ऑक्सीजन इज देन कैरिड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द फिशेस फॉर रेस्पिरेशन, और ये जो ऑक्सीजन है वो फिश के सारे पार्ट्स में भेज दिए जाएंगे रेस्पिरेशन के लिए। The carbon dioxide is produced during respiration is brought back by blood into the gills। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है उसको फिर से भेज दिया जाएगा ब्लड के द्वारा गिल्स में एंड एक्सपेल्ड इनटू दिस सराउंडिंग वाटर, और फिर से वो मुंह से बाहर निकाल लेंगे या फिर गिल्स से ही वो पानी निकल जाएगा और वो पानी में मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड।
अब आगे दिया हुआ डॉल्फिन्स एंड वेल्स। डॉल्फिन्स और वेल्स के बारे में बताया गया है। सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड वेल्स लिव इन वाटर बट अनलाइक फिशेस। तो जो डॉल्फिन और वेल्स हैं वो पानी में ही रहते हैं, लेकिन वो मछलियों से अलग हैं। दे डू नॉट पोजेस गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। उनके पास गिल्स नहीं होते रेस्पिरेशन के लिए। दिस पोजेस नॉस्ट्रिल्स विच आर कॉल्ड ब्लो होल्स। इनके पास नॉस्ट्रिल्स होते हैं जिसको हम ब्लो होल्स कहते हैं। देयर ब्लो होल्स आर लोकेटेड ऑन दी अपर पार्ट ऑफ देयर बॉडी। उनके शरीर के अपर पार्ट पे होते हैं, कह सकते हैं उनकी पीठ पे होते हैं होल्स। ब्लो होल्स जो होते हैं उनके पीठ पे प्रेजेंट होते हैं। ऑफ देयर हेड, मतलब उन्हीं के हेड के पास वही जो छेद होता है ना वेल्स के पीठ पे, उसी के बारे में बताया जा रहा है। दीज एनिमल्स ब्रीथ इन थ्रू देयर नॉस्ट्रिल्स एंड लंग्स। उनके पास लंग्स होते हैं और नॉस्ट्रिल्स होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये ब्रीथ करते हैं। डॉल्फिन्स एंड वेल्स कम टू द सरफेस ऑफ सी वाटर फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीथ इन एयर। मतलब ये समय समय पर पानी के सरफेस के ऊपर आते हैं ब्रीथ करने के लिए। समटाइम्स वेल रिलीज अ फंक्शन ऑफ वाटर डेट मूव्स अपवर्ड लाइक ए स्प्रे। वो अपने पीठ से वेल्स जो होती हैं कभी कभी पानी भी निकालती हैं जो कि स्प्रे की तरह लगता है। दिस इज बिकॉज व्हेन अ वेल ब्रीथ एयर आउट इट्स of its blue hole, it appears as a spray or mist, also called spot। जो वेल्स होती हैं वो जब ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि वे जब हवा को ब्रीथ आउट करती हैं अपने ब्लू होल से तो वो ऐसा ही दिखता है और उसी को कहते हैं स्पॉट। इट कैन बी सीन फ्रॉम मैनी माइल्स अवे। ये बहुत माइल्स अवे यानी कि बहुत माइल्स दूर से भी हम इसको देख सकते हैं ऐसा स्पॉट करते हुए। ब्लू होल्स आर सराउंडेड बाय मसल्स दैट कीप द होल्स क्लोज्ड व्हेन द व्हेल्स और डॉल्फिन्स अंडर वाटर एंड ओपन इट when the animals as at the surface and needs to breath। तो ब्लो होल्स वो मसल से सराउंड होते हैं डेट कीप दी होल, जिससे कि जो होल होता है वो बंद हो जाता है जब वेल्स और डॉल्फिन्स पानी के अंदर होते हैं। और फिर से वो खुलता है कब पता है, जब वो सरफेस पे आ जाते हैं, जब उनको सांस लेने की ज़रूरत होती है तब। The human cannot survive underwater because they do not possess any gills to make the use of oxygen dissolved in water for breathing। जो इंसान है वो पानी के अंदर सरवाइव नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास गिल्स नहीं होते डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी से लेने के लिए। When we go underwater we have to take oxygen gas cylinder for breathing। जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर लेना होता है सांस के लिए, सांस लेने के लिए। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। ऑल दी ऑर्गेनिजम्स इन दी वर्ल्ड रेस्पायर वेदर इट इज़ एन एनिमल और अ प्लांट। जो मतलब इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रेस्पायर करने की ज़रूरत होती है, वो चाहे प्लांट्स हों या एनिमल्स हों। प्लांट्स ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं हमारे सराउंडिंग से एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दे ऑल्सो ब्रेक डाउन, आपको ये गलत लग रहा होगा लेकिन गलत नहीं है, ये सही बताया जा रहा है। दे ऑल्सो ब्रोकन डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज एनर्जी टू परफॉर्म अदर फंक्शंस। जो प्लांट्स होते हैं वे अपने ग्लूकोज को ब्रोक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में यानी वाटर में टू एंड रिलीज एनर्जी, और एनर्जी रिलीज करते हैं जिससे कि वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें। जो फंक्शंस मैंने शुरू में ही बताया था कि जैसे कुछ कुछ काम होते हैं एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एट्सेट्रा, ऐसे ही कुछ कुछ। तो ऐसे ही फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ऐसा करते हैं प्लांट्स। द रेस्पिरेशन in plants differ from the animals because in plants respiration occurs through the leaves and roots। तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है प्लांट्स में वो एनिमल्स से अलग है क्योंकि जो
प्लांट्स हैं वो अपने पत्तों से और अपने रूट्स से रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं. दे कैरी आउट रेस्पिरेशन इंडिपेंडेंटली. That is, each plant part can independently take in air from air and utilize it to obtain energy and give out carbon dioxide. जो रेस्पिरेशन है प्लांट्स में, तो उसमें रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एक इंटरेस्टिंग सा बात होता है. वो जो प्लांट में जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सब अपने इंडिपेंडेंटली, मतलब कि आज़ादी से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हवा से ले सकते हैं और उसको यूटिलाइज यानी कि यूज़ कर सकते हैं एनर्जी को बनाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के लिए. रेस्पिरेशन इन लीव्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है वो बताया गया है. द लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव टाइनी पोर्स, यानी कि जो पत्तों में छेद होते हैं on their surface which are called stomata. स्टोमाटा के बारे में आपने चैप्टर 1 में ही पढ़ा है कि the tiny pores present on the surface of leaves are called stomata. We can say the exchange of gases, that is oxygen and carbon dioxide in the leaves take place through the stomata during respiration. यानी कि जो गैसेस का एक्सचेंज है डेट इज यानी कि जो है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों गैसेस हैं इन दी लीव्स, यानी कि जो लीव्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, वो स्टोमाटा से ही होता है रेस्पिरेशन के दौरान लीव्स में. दी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इंटर्स इनटू द लीव्स थ्रू stomata and reaches inside all the cells of the leaves through diffusion, while CO2 produced during respiration also diffuses from the leaf to the atmosphere through stomata. स्टोमाटा से ही हवा को अंदर लिया जाता है और फिर जो हवा है यानी कि जो ऑक्सीजन है वो लीफ के सारे सेल्स में पहुंचा दिया जाता है. फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के फिर से स्टोमाटा से निकाल दिया जाता है एटमॉस्फेयर में. रेस्पिरेशन इन रूट्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है. रूट सेल्स ऑफ प्लांट्स रेस्पायर अंडर द ग्राउंड. जो रूट सेल्स हैं प्लांट के वो अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के अंदर रेस्पायर करते हैं. दे ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू कैरी आउट रेस्पिरेशन एंड रिलीज एनर्जी फॉर देयर ऑन यूज. मतलब वो लोग भी ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए उन्हें भी ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है जिससे वो एनर्जी को रिलीज करते हैं अपने यूज़ के लिए. रूट्स सेल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स. जो रूट के सेल्स होते हैं वो हवा लेते हैं सॉइल पार्टिकल्स में, जो स्पेस होता है उससे हवा को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और फिर रिस्पायर करते हैं. प्लांट रूट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी हेयर्स. प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइनी हेयर्स, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं. ऑन देम विच आर कॉल्ड रूट हेयर्स, जिसे हम रूट हेयर्स कहते हैं. ऑक्सीजन फ्रॉम एयर प्रेजेंट इन सॉइल पार्टिकल्स, मतलब हवा से जो ऑक्सीजन होता है सॉइल पार्टिकल्स में जो हवा होता है उसमें से ऑक्सीजन लेते हैं. diffuses into root hair and reaches to the cells of root where it is utilized for respiration. तो जो ऑक्सीजन होता है उसको रूट हेयर से ले लिया जाता है अंदर, जो कि सेल्स के पास पहुंचते हैं, रूट्स के सेल्स के पास, जहाँ पे उनका यूज़ हो जाता है और यूज़ फॉर रेस्पिरेशन, जहाँ पे उनका यूज़ रेस्पिरेशन के लिए होता है. अब यहाँ पे नोट यानी कि एक तो इम्पोर्टेंट सा बात लिखा हुआ है. इफ़ अ पोटेड प्लांट, यानी कि अगर आप कोई भी पौधा लगाए हुए हैं, इज़ ओवर वाटर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, द प्लांट डाई. दिस इज़ बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल्स फिल द स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स एंड पुश द एयर आउट. तो आपने एक पौधा लगाया हुआ है ऐसी जगह पर जहाँ पर ज़्यादा पानी है, तो आपका प्लांट मर जाएगा. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉइल पार्टिकल्स के बीच का जो हवा होता है
हवा नहीं, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको भर देते हैं पानी से, मतलब पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भर देते हैं, और फिर जो हवा होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, पुश आउट कर देते हैं। ड्यू ड्यू टू दिस रीजन द ऑक्सीजन इज़ नॉट अवेलेबल टू द रूट्स फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। इससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो रूट्स के पास नहीं, जो ऑक्सीजन है वो रूट्स के पास नहीं पहुंचता है, अवेलेबल नहीं होता, जिससे कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं होता है, जिससे कि प्लांट्स मर जाते हैं। ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स एज a result of undergoing anaerobic respiration, मतलब अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए जो रेस्पिरेशन होता है वो एनारोबिकली होता है। इट इज़ नॉट वाइज टू स्लीप अंडर अ ट्री ड्यूरिंग द नाइट बिकॉज द इन द नाइट प्लांट डू नॉट फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट्स आर अनेबल टू यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें रात के समय किसी भी पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रात के समय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे सनलाइट नहीं होता है, एंड प्लांट्स आर अनेबल टू यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ नहीं कर पाएंगे जो हम रिलीज़ कर रहे हैं। सो अ पर्सन विल सफ़र फ्रॉम सफोकेशन एंड फील द एक्सेस ऑफ वेट ऑन द चेस्ट, मतलब जिससे क्या होगा कि जो पर्सन वहाँ पे सोया है उसको विल सफ़र फ्रॉम, वो सफोकेशन से सफ़र करेगा, मतलब उसको प्रॉब्लम होगा सांस लेने में, और लगेगा कि उसकी छाती पे यानी कि चेस्ट पे बहुत ही ज़्यादा वेट रख दिया गया है। अब है टॉपिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस। The exchange of gases take place in the plants of all the time, but it is increased during daytime. जो प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं वो हमेशा होते हैं, लेकिन दिन के समय बढ़ जाते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब जो वो रेस्पिरेशन करते हैं वो। द लीव्स आर मोर एक्टिवली इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन के समय में फोटोसिंथेसिस लीव्स में अच्छे से होता है, ज़्यादा एक्टिव होते हैं लीव्स फोटोसिंथेसिस के लिए ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन में, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट होता है, सनलाइट होता है इसीलिए। दी CO2 यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस इट्स फूड। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है रेस्पिरेशन के टाइम पे, और यूटिलाइज बाय, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज़ करते हैं उसको फिर से फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि उनका खाना बनता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन इज रिलीज बाय प्लांट विच आर टेकन अप ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जो ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में वो फिर से उन्हीं के द्वारा ले लिया जाता है रेस्पिरेशन के लिए। Therefore, a balance between carbon dioxide and oxygen is maintained by plants. इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो प्लांट्स के द्वारा मेंटेन होते रहता है। रेस्पिरेशन थर्स प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस एनर्जी टू प्लांट्स टू परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन रिगार्डलेस ऑफ टाइम। तो इसी से जो रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में, उससे क्या होता है कि जो उनका एनर्जी है वो बरकरार रहता है अपने फंक्शंस के लिए समय के हिसाब से। यहाँ पे एक पिक्चर भी दिया हुआ है, ये वाला पिक्चर, इसमें ऑक्सीजन प्लांट्स छोड़ रहे हैं, फिर उसी ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं, और बैलेंस को दिखाया गया है। यहाँ पे पिक्चर के बारे में लिखा है प्लांट शोइंग इनटेक एंड release of oxygen and carbon dioxide during photosynthesis and respiration। सेम ही है जो मैंने अभी आपको बताया, वही इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर कोई भी मिस्टेक हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, थैंक्स एंड बाय बाय।